A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों आइए करते हैं एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। दोस्तों कहते हैं हमारी सोच का प्रभाव हमारे कार्यशैली पर, हमारे व्यवहार पर और हमारे जीवन पर काफ़ी अधिक होता है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही एक इंसान हम तैयार होते हैं। इसलिए कई बार कई विषम परिस्थिति में कई महान पुरुषों द्वारा कहे गए कुछ पंक्तियाँ, उनके विचार हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है। और इसलिए बिहार बिहान अपने पहले सेगमेंट में लेकर आता है आपके लिए खास अनमोल विचार। जी हाँ, और आज अनमोल विचार में क्या खास है, आइए देखते हैं। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हिंदी साहित्य की अगर चर्चा की जाए, वक्त की कमी हो जाएगी, लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका जो वर्तमान है और उसके लिए भविष्य की योजनाओं की बात की जाए, इसका क्षेत्र अनंत है, विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आज हिंदी साहित्य की बात हो रही है और हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अति विशिष्ट मेहमान, जिनसे हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कंदवे का, जो कि प्रखर कवि हैं, संपादक गगनांचल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के हैं, विदेश मंत्रालय भारत सरकार ICCR, समकालीन हिंदी संसार में एक प्रखर कवि, संपादक, संस्कृत कर्मी, सामाजिक चिंतक, आलोचक और प्रवासी साहित्य के जानकार के रूप में देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, हमारे जो आज के अति विशिष्ट मेहमान हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। उससे पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहती हूँ। डॉक्टर आशीष कंदवे, अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य परिषद, साथ ही साथ वह प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से PG डिप्लोमा का भी कोर्स किया है, प्रवासी साहित्य में PhD किया हुआ है, साथ ही साथ रूसी भाषा में भी डिप्लोमा किया है। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एवं इंटरनेशनल पीस लीडरशिप कॉलेज थाईलैंड द्वारा आयोजित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में विश्व शांति एवं सुशासन स्थापित करना रचनात्मक योगदान हेतु उनकी एक अलग उपाधि प्राप्त है। आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर आशीष कंदवे का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बिहार बिहान में आकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में इतनी जानकारियाँ, आपका परिचय देना मेरे लिए शायद वक्त की कमी हो जाए। जितनी आपने कार्य किया है, जितने लंबे समय तक आपने कार्य किया है, आपकी जितनी उपाधियां हैं, जितने पदों से आपको सम्मानित किया गया है, जितने आपने काव्य संग्रह लिखे हैं, निबंध संग्रह लिखे हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में आपसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जुड़ना, इस ओर एक रुझान होना, जी, आपके घर का पारिवारिक माहौल इसके लिए जिम्मेदार है या पारिवारिक परिप्रेक्ष्य ऐसा था कि आप इस क्षेत्र आकर्षित हुए, या हिंदी साहित्य की रुझान कब से आपका हुआ? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो साहित्य के प्रति नगण्य थी। ओके। हमारी पृष्ठभूमि में मेरे दादाजी हों या फिर परदादा हों, ऐसा कोई पृष्ठभूमि मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि का परिवार जरूर रहा है। मेरे दादाजी भी शिक्षा के प्रति बहुत सजग व्यक्ति थे और अपने जीवन काल में गया और पटना के बीच में एक छोटा सा गांव है टेहटा जी, वही हम लोगों का मूल स्थान है। वहाँ कई स्कूल और पुस्तकालयों का निर्माण उन्होंने अपने समय काल में किया था जी। तो ये जो गुण है वो मेरे पिताजी में भी आया और शिक्षा के प्रति जागरूक करते रहना उनका दायित्व था। उन्होंने सिर्फ हम 4 भाई बहनों को ही शिक्षित करने का कार्य नहीं किया, बल्कि उनके संपर्क में जो भी लोग आए रहे, परिवार के हों, मित्र के हों, उनका वो शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न करना और शिक्षा के माध्यम से ही
उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते रहे। जी तो शैक्षणिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव शिक्षा के कारण साहित्य में तो हुआ ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी हो गए, जबकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, लेकिन उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो वो राजभाषा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। उस समय हमारे घर में थोड़ी साहित्यिक चर्चा शुरू हो चुकी थी, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उस समय मैंने सोचा होगा कि मैं कभी साहित्यकार बन सकता हूँ, कवि बन सकता हूँ, जी। संपादक बन सकता हूँ। जिस एक और महत्वपूर्ण चीज़ को मैं श्रेय देता हूँ कि जिसने मुझे साहित्यिक पृष्ठभूमि से जोड़ा है, वो ये पाटलिपुत्र की धरती है, पटना की धरती है। क्या बात है। पटना की धरती के कण कण में साहित्य है। जी पटना की धरती के हर सोच में विचार है। विचारों को और अपनी भाषा के प्रति चिंतन को मैंने भी समझा और इसे अपनी अस्मिता से जोड़ा, क्योंकि जब तक हमारी भाषाई अस्मिता नहीं बचेगी तब तक हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारा साहित्य, इसको बचाना बहुत कठिन है। तो शुरू से मेरे मन में ये बात रहती थी, दिनकर जी पटना के, शिवपूजन सहाय पटना के, कितने नाम लूँ मैं, इतने बिल्कुल। नाम हैं कि उसकी गिनती कराते कराते बिहार बिहान का पूरा कार्यक्रम जी बिल्कुल। खत्म हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी क्षेत्र में मैं जाऊं, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र है, और ईश्वर ने मार्ग प्रशस्त किया और मैं इस ओर बढ़ा। और आज ऐसा समय है कि जब देश दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि किसी भी कार्य के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता, बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको 10, 20, 25, 30 साल साधना करनी पड़ती है, उसके बाद आप कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि पे पहचाने जाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे खुशी है कि देर से ही सही, पर पाटलिपुत्र की भूमि ने भी मुझे पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल, जब देश दुनिया ने पहचाना है तो पाटलिपुत्रा तो आपका अपना है। जी जी आप यहीं से जुड़े हैं, यहाँ की धरती से जुड़े हैं। और बिल्कुल किसी कार्य को जब हम करने के लिए किसी भी क्षेत्र को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, कई मार्ग में कई बार ऐसी बाधाएं आती हैं कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ के बाद किसी और मार्ग का चुनाव करना चाहिए, अब ये मार्ग मेरे लिए नहीं, यहाँ फिर सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपके भी मार्ग में ऐसी बाधाएं आई होंगी जब आपको लगा होगा कि नहीं, अब यहाँ से किसी और रुख करना चाहिए। उस वक्त कैसा महसूस हुआ और कैसे उस हताश पल को आपने जीता और आगे बढ़े? देखिए, शुरू से मैं थोड़ा सा उस क्षेत्र में काम करना चाहता था जिसे राजनीति कहते हैं। मुझे लगता था कि राजनीति ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से समाज को संस्कार दिया जा सकता है, समाज को परिष्कृत किया जा सकता है, जी। सुशासन की स्थापना की जा सकती है और अंत्योदय की जो हमारी दृष्टि है उसको पूर्ण की जा सकती है। क्योंकि अगर राष्ट्र का एक भी व्यक्ति भूखा सो गया है तो ये हमारे लिए असफलता है। मैं ये सोचता था, पर धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े होते गए, अर्थात परिपक्व होते गए, तो समझ आया कि लोकतंत्र में स्वयं को किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करना कितना कठिन है। बिल्कुल। शुरू में मैंने भी लगभग 1990 से लेकर के और 2005 तक 15 वर्ष निरंतर राजनीतिक कार्यों से मैं जुड़ा रहा और बहुत सारे काम भी किए, कई क्षेत्रीय और राज्य स्तर और एक बार तो अखिल भारतीय स्तर पे भी काम करने का अवसर मिला, परंतु संतोष नहीं मिला। हर समय ऐसा लग रहा था कि हम अपने लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। जब हम खुद के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं तो समाज को क्या देंगे। बिल्कुल। तो राजनीति में और साहित्य में फ़र्क ये है कि जो मेरी पहली रुचि थी वो साहित्य थी, लेकिन मुझे लगता था कि राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए तो साहित्यिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। इस दृष्टि को समझने में मुझे कई वर्ष लग गए कि साहित्यिक रूप से अगर आप समृद्ध हैं तो आप राजनीति को समृद्ध कर दें। बिल्कुल। तो मैं 15 वर्ष मुझे लगता है कि मैंने खराब तो नहीं किए, पर उस अनुभव से साहित्यिक दृष्टिकोण को और विकसित किया, समरसता के सिद्धांत को और बढ़िया से मैंने अपने आप को समझाया और समझने का प्रयत्न किया
और साथ में उस बात का भी ध्यान रखा कि जब सामाजिक चेतना का अवसान होता है, किसी एक क्षेत्र में आप असफल होते हैं और उसकी हताशा होती है, तो साहित्य, संस्कृति और भाषा ही वो 3 संबल होते हैं जो आपको पुनः जागृत कर देते हैं। तो मैं अपनी भाषा के साथ जुड़ा, मातृभाषा का संरक्षण कैसे हो, भारतीय भाषाओं का संरक्षण कैसे हो, विशेषकर हिंदी के प्रति जो लोगों की उदासीन भावना थी, उदासीन के साथ साथ एक शब्द और मैं बोलूँगा कि इस तरह की व्यवस्था बनी कि हीन भावना आ गई कि अगर मुझे ठीक अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं किसी काम का नहीं, ना मैं डॉक्टर बन सकता, ना मैं इंजीनियर बन सकता। बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बिहार के सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चा IITian होगा, उसका बच्चा IAS होगा, उसका बच्चा IPS होगा या डॉक्टर बनेगा, पर किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि वो रंगमंच का एक बहुत बड़ा कलाकार बने, एक बहुत अच्छा कवि बने, एक बहुत अच्छा संपादक बने और एक बहुत अच्छा साहित्यकार बने। तो शायद मैंने उस परिपाटी को जीवित रखा और इन बड़े कार्यों से हट करके उस अपेक्षाकृत उस कार्य को, जिसमें धन और सम्मान दोनों बहुत मुश्किल से मिलता है, मैंने साहित्य का क्षेत्र चुना। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की अगर बात की जाए, कई प्रचलित धारणाएं हैं और समुचित परिप्रेक्ष्य के रूप में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत है और अत्यंत प्राचीन है। किंतु अगर वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें कि हिंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है, हमारे देश पर ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर हिंदी की क्या स्थिति है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज तो बड़ा शुभ दिन है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाई जा रही है और एक ऐसे पत्रकार की जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता के सारे मापदंड को बदल के रख दिया, बेनीपुरी जी, उनकी पुण्यतिथि भी है जी। तो उन दोनों को नमन करते हुए हिंदी साहित्य पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति की आधारभूमि है। हम इसे संस्कृत वांग्मय में भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को अगर कोई संचित, संप्रेषित, संपोषित और संबल दे सकता है तो वो भारत का साहित्य ही है, चाहे वो हिंदी में लिखा गया हो या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में, अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा गया हो। वर्तमान में जो हिंदी की स्थिति है वो वैश्विक स्तर पे बहुत मजबूत है। बिना किसी संकोच, बिना किसी लाग लपेट के मैं ये कह सकता हूँ कि वैश्विक रूप से अगर हिंदी का आकलन किया जाए तो अपने नैसर्गिक प्रवाह और प्रभाव के कारण वो बढ़ती जा रही है। लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसके मूल तत्वों के साथ स्वीकार कर रहे हैं। यानी हिंदी भाषा की जो भाषाई सौंदर्य है, उसका जो कौशल है, उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसके साथ लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है और पूरा देश भी जानता है कि हिंदी ही विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक रूप से सबसे समृद्ध है। जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा ही हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं और सुनते भी हैं जी। तो कोई इसमें ऐसी कोई परिकल्पना ही नहीं है कि हमने कुछ बोला और आपने समझा कुछ। अंग्रेजी की तरह ये HALF हाफ या हाल्फ नहीं होता है, बिल्कुल PUT पुट और BUT बट नहीं होता है। हमारे यहाँ जो उच्चारण का संस्कार है वो इतना वैज्ञानिक और परिष्कृत है कि पूरी दुनिया ने हिंदी की गुणवत्ता और महत्ता को स्वीकार किया है। आज वैश्विक स्तर पर हम देखें तो विश्व के लगभग 125 देशों में हिंदी की उपस्थिति है और 65 देश तो ऐसे हैं जहां हिंदी बहुत बड़े स्तर पे है। उसमें यूरोप के कुछ देश हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जो गिरमिटिया देश हैं हमारे, जिसमें हमारे ऐसे लोग जो भारत से ले जाए गए थे जिन्हें हम गिरमिट समाज कहते हैं, यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत मजदूरी या बंधुआ मजदूर बना करके जिनको बाहर ले जाया गया था, वो शब्द अपभ्रंश होकर के एग्रीमेंट से गिरमिट हुआ और गिरमिट से गिरमिटिया हो गया और गिरमिटिया के बाद भी वो गिरमिटिया साहित्य और देश के रूप में आज पहचाने जाते हैं। तो उन देशों में तो उनकी पूरी संस्कृति ही हिंदी के आसपास घूम रही है, उनकी परिधि में भी हिंदी है और उनके केंद्र में भी हिंदी है। अगर हम बात भारत की करें तो संकटपूर्ण स्थिति यहाँ है जी।
अपने देश में अपनी भाषा सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम उसी पहले जो हमने बातचीत की थी जिसमें मैंने ये कहा कि हीन भावना को अपने मन से जी। नहीं निकाल पाए। बड़े रोजगार के लिए, अंग्रेजी। बड़े पद के लिए, बड़ी नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए और भारत में भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आपको अंग्रेजी जानना चाहिए। ये मानसिकता हमें बहुत पीछे ले गई और आज भारतवर्ष में जो छात्र छात्राएं हैं उनके एजेंडे से, यानी शैक्षणिक एजेंडे से लगभग भारतीय भाषाएं और हिंदी गायब है। कुछ राज्यों को छोड़ करके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्य जो हैं वो अपनी भाषा के प्रति अभी भी चैतन्य बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा क क्षेत्र है, हिंदी बेल्ट है, वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। सबसे ज़्यादा हिंदी बेल्ट में ही हिंदी उपेक्षित है, सबसे ज़्यादा लिखा यहीं जाता है और सबसे कम पढ़ा भी यहीं जाता है। सबसे कम हिंदी पढ़ाने के प्रति जो जागरूकता और रुचि है वो भी इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। तो मुझे जो समस्या दिखाई देती है जी। वो लोकल की है। हमें लोकल यानी स्थानीय स्तर पे अपने घरों में हिंदी बचानी है, अपने चौखट के भीतर हिंदी बचानी है, और सिर्फ हिंदी बोल करके बचाने की बात नहीं है, भाषा के सभी संस्कारों को बचाना है। अगर भाषा के संस्कार बचेंगे तो हमारे सरोकार बचेंगे, सरोकार बचेगा तो संस्कार बचेगा, और संस्कार बचेगा तो पर्व त्योहार बचेगा। जी, तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और साहित्य की आधारभूमि है क्या? साहित्य की आधारभूमि ही भाषा है। तो हम भाषा को ही अगर विलुप्त या उसका प्रयोग करना बंद करेंगे और उसमें हीन भावना, अभी कुछ दिनों पहले देश के एक बड़े शक्तिशाली व्यक्ति ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि आप हिंदी को हीन भावना से देखना छोड़ दें और अपने समस्त कार्य, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक हो, जहाँ तक हो सके हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी अब हमारे गौरव की भाषा है। जी, तो बिल्कुल। समस्या बस इतनी ही है स्मिता जी कि हम लोग लोकल, और विशेषकर महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि वो अपने घरों में अजीब तरह की अंग्रेजी और अजीब तरह की हिंदी बोल रही हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल घरों में सुबह माँ अपने बच्चे को बुलाती है तो ये नहीं कहती है बेटा आ जाओ और नाश्ता कर लो, वो कहती है ब्रेकफास्ट रेडी है, हैंड वॉश करके जी। आ जाओ। अब ये कैसी हिंदी है और ये कैसी अंग्रेजी है? तो ये जो इंग्लिश टाइप का, अब इसको भाषा का प्रवाह नहीं कह सकते, ये भाषा का दोष है। आपका बच्चा ना हिंदी ठीक से सीखेगा ना अंग्रेजी ठीक से सीखेगा, टूटी फूटी भाषा टूटी है ये। फूटी भाषा सीखेगा। इसलिए भाषा का जो संस्कार है वो उसकी शुद्धता में होता है। तो भाषाई शुद्धता को जरूर बचाइए। बिल्कुल। हाँ, प्राकृतिक रूप से जो कुछ शब्द समाहित हो जाते हैं उसको समाहित होने दीजिए, लेकिन जानबूझ करके हाथ धोने को हैंड वॉश, नाश्ते को ब्रेकफास्ट, तो अगर आप इस तरह का प्रयोग करेंगे, गाय बोलना ही बंद कर रहे हैं, काऊ को ब्रेड दे आओ, तो ये अगर आप बोलेंगे बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आपकी भाषा कमजोर होगी। जी बिल्कुल। आप जैसे व्यक्तित्व की अगर बात करें आशीष जी, तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को और आपके आसपास रहने वाले और आपको सुनने वाले लोगों को, जो श्रोता और होंगे आपके आसपास, उन्हें भी हिंदी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि हिंदी देश की आत्मा है। कह सकते हैं कि हमारे देश की आत्मा है। यह केवल एक भाषा के रूप में नहीं है हिंदी, बल्कि भारत की पहचान है। हिंदी हमारे देश की पहचान है। यह हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक भी है। बिल्कुल। आशीष जी, हिंदी की बात कर रहे हैं, गगनांचल जिसका संपादन आपने किया है, अब आप वहाँ के संपादक हैं। जी। कई ऐसी हस्तियाँ हैं जो इसके संपादक रह चुके हैं, काफ़ी विशिष्ट हस्तियाँ। उन क्षेत्र में अपना नाम अंकित करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गगनांचल के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त रूप में बताएं। देखिए, गगनांचल एक वैश्विक हिंदी की पत्रिका है जी। जो विश्व के 150 से अधिक देशों में जाती है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी। इसकी स्थापना 1977 में की थी और तब से निरंतर इसका प्रकाशन हो रहा है। गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल नंदन जैसे लोगों ने इसका संपादन किया है और मुझसे पूर्व देश के शीर्ष
व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल भी इसके संपादक रहे और उसके बाद मुझे ये अवसर मिला। तो गगनांचल भारतीय संस्कृति ही नहीं, कला और भाषा की भी एक वैश्विक पत्रिका है। और अटल जी की दृष्टि इस पत्रिका को लेकर ये थी कि पूरे विश्व को ये पता चले कि हम भाषा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में हैं जी। यानी भारत के लोगों को तो जागरूक करना ही था, वैश्विक पटल पे भी, जिसे आजकल हम लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं जी। तो वो जो मृदु शक्ति है भारत की, चाहे उसमें योग हो, आयुर्वेद हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, भाषा हो, उसके माध्यम से विश्व को जागृत करना, उनके साथ संबंध और संवाद बनाना अटल जी के ध्येय में रहा होगा। और आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं उस बड़ी पत्रिका के संपादक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन, जो हमारे हमसे पूर्व बड़े साहित्यकारों ने संपादन का कौशल दिखाया है, कोशिश करता हूँ कि उन मानकों पे आऊँ और निष्पक्ष रूप से जी। जो अच्छा लिखा जा रहा है, नई पीढ़ी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा सृजन कर रहे हैं, तो बिना किसी भेदभाव के उनको प्रकाशित किया जाए और उनको मंच दिया जाए। असल में यही साहित्य का काम है कि वो सामाजिक समुत्थान करे। आपने बहुत कुछ लिखा है, कई काव्य संग्रह, कई निबंध संग्रह, गज़ल भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। इन सभी संग्रह में एक बहुत ही खास नाम मुझे दिखा, 21वीं सदी का आदमी। जी जी जी। तो ये कुछ अलग लगा, ये आपका काव्य संग्रह, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 21वीं सदी का आदमी 2015-16 के बीच प्रकाशित मेरी एक कृति है जी, जिसमें इस प्रकार की कविताएं हैं जो आज हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। एक कविता ही है उसमें, 21वीं सदी का आदमी जी। कहाँ तक जाएगा और कहाँ ले जाएगा अपने आप को और अपने पाप को, ये 21वीं सदी का आदमी। तो उसमें ऐसी कविताएं हैं जिसमें हम बौद्धिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, भाषा के रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामरिक रूप से समृद्ध तो हो रहे हैं जी, लेकिन उतने ही हम लाचार भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उस लाचारी की कविता है ये 21वीं सदी का आदमी, जिसके पास परमाणु बम तो है लेकिन बिजली नहीं है। तो उस कविता को 2013 में, ये कविता मैंने 2012-13 में लिखी थी, 21वीं सदी का आदमी। 2013 में भारत और मॉरिशस की संयुक्त संस्था है, भारत सरकार की और मॉरिशस सरकार की, विश्व हिंदी सचिवालय, उसके विश्व कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उस कविता को दिया गया था, वैश्विक कविता के रूप में। तो और उसी के नाम से ये संग्रह है और उसमें कुछ ऐसी ही कविताएं हैं जो मेरे मन को बहुत कचोट लेती हैं। सर, उसकी कविता की कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों के लिए हो जाएं। अब आपने तो ये प्रश्न अभी तुरंत उत्पन्न कर दिया, 21वीं सदी का आदमी, और वो पुराना संग्रह है। जी जी। उसकी कोई कविता, आपकी लिखी हुई कविता, हाँ, जो हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं उसी तरह की कविता, एक कविता मैंने लिखी थी, अखबार। अखबार हम रोज सुबह आप भी लेके आई हैं और आज की खबरें आपने सुनाई हैं और बताया कि बिहार के बच्चों का जो गणित का बौद्धिक विकास है और विश्व के बच्चों से अधिक है, यानी वैश्विक इंडेक्स में हम सबसे ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम हर काम में, बौद्धिक स्तर पे जितने भी कार्य हैं उसमें हम वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट ही हैं, हम प्रथम ही हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे हैं। ये एक समस्या है। एक कविता आपको मैं सुनाता हूँ, अखबार। बहुत साधारण सी कविता है, लेकिन कविता, संपादन, अखबार, पत्रकारिता सबको एक साथ समेट करके समाज के सामने लाने का काम करती है। कि और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। शीर्षक अखबार है। अखबार के बारे में परिकल्पना कीजिए, क्या है कि और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। इतने मरे, कितने मरे, इसने लूटा, उसने लूटा, उसकी इज्जत गई और उसकी बाल बाल बच गई। उसकी इज्जत गई, उसकी बाल बाल बच गई। काला, घोटाला, मसाला, वोट बैंक, संसद, दंगा, हड़ताल और ताला, स्याही से लिखे गए शब्द जब अखबार को ही निरर्थक दिखाई पड़ने लगे, तो उसने रूंधे गले से कहा। किसने? अखबार ने। तो उसने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी और तुलसी की कुछ चौपाइयाँ छाप देना कभी कभी
मुझे भी अखबार पढ़ने का मन करता है, कभी कभी मुझे भी अखबार पढ़ने का मन करता है। तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है जी उसमें अखबार सिर्फ सनसनी फैलाने का काम कर रही है। बिल्कुल समग्रता से सूचना देना आपका दायित्व है, जी लेकिन समाज में कौतूहल उत्पन्न हो किसी विषय को लेकर के, पर सनसनी उत्पन्न न हो, इसकी चिंता भी आपको करनी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर आपने धैर्य खो दिया है तो आप सब कुछ हो सकते हैं, पत्रकार नहीं हो सकते। और पत्रकारों का पक्षकार होना भी बड़ा संकटपूर्ण हो गया है। मैं तो हर जगह पे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को ये समझा रहा हूँ कि जब भी तुम पत्रकारिता पे शोध करो तो पत्रकार और पक्षकार के अंतर को समझ के करो। और आज मैं उस दिन आपके स्टूडियो में आया हूँ जब राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे महान पत्रकार की पुण्यतिथि है। उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता भारतीय जनमानस के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित है। बिल्कुल तो उसकी स्थापित होने की जो प्रक्रिया रही होगी बहुत बड़ी और लंबी रही होगी। तो उस लंबी प्रक्रिया को पुनर्जागृत और बचाए रखना हमारा दायित्व है। इसलिए साहित्यकार, आप देखा होगा आपने कि स्वतंत्रता के पूर्व भी और पश्चात भी जो बड़े साहित्यकार होते थे वही पत्रकार होते थे, और जो बड़े पत्रकार होते थे वही बड़े साहित्यकार भी होते थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर, एक साहित्यकार के भीतर धैर्य होता है, वो इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता है। पत्रकारिता का अर्थ ही है कि आप धैर्यपूर्वक समाज के समरसता को बचाते और बनाते हुए सूचनाएं प्रदान करें। जी तो इस क्षेत्र में इस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, और कई बार मुझे ये लगता है कि आज के समय में कविताएं कौन सुन रहा है, पर कविता किसी भी व्यक्ति के संपूर्णता की वाणी है। बिल्कुल जब आप संपूर्ण होते हैं, अभिव्यक्ति की संपूर्णता जब आ जाती है, तब आपके भीतर से जो विचार उमड़ते हैं वो कविता या निबंध के रूप में आप लिखते हैं। जो भी आपका जी विषय या विधा रही है उस पर आप लिखते हैं। तो निश्चित रूप से जो संपूर्णता की वाणी है वो कविता है। इसीलिए आप देखती हैं कि कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपनी पूरी बात कह देता है उसके बाद भी लगता है कि मुझे कुछ और समझाना है, जी तो फिर किसी एक की कविता की 4 पंक्तियाँ उठा लेता है। बिल्कुल इसलिए मैंने कविता को ही चुना। वैसे ईश्वर की कृपा है कि मैं निबंध भी लिख लेता हूँ, और कभी कभी लघु कथाएं, 2-4 कहानियाँ भी मैंने लिखी हैं, जी पर उसकी ज़्यादा चर्चा ना मैं करता हूँ ना मुझे पसंद है। हाँ, मुझे ये लगता है कि कविताएं जीवित रहें, कविताओं के माध्यम से समाज जागृत रहे और साहित्य संस्कृति की सुरक्षा होती रहे। बिल्कुल आशीष जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पाटलिपुत्रा की धरती से ही उभरा हुआ एक व्यक्तित्व देश और विदेश के मंच पर हिंदी का परचम लहरा रहा है। आपने देश के मंच पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, विदेशों की धरती पर भी कई बार अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के बारे में लोगों को जानकारियाँ पहुँचाना, ये भी आपका कार्य रहा है। कई सम्मान से आपको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है कि, लेकिन इन सब में जब आप विदेश की धरती पर होते हो और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस वक्त उन दर्शकों की, उन श्रोताओं की जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, जो उनका प्रोत्साहन मिलता है देश के बाहर, वो अनुभव साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए क्या है कि हम लोग जब विदेश जाते हैं, जी ऐसी संभावना बनी जीवन में कि कभी सोचा नहीं था कि पटना से हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन स्थिति ऐसी बनी और नियति का खेल ऐसा हुआ कि विश्व के 50 से अधिक देशों की मैंने यात्रा की और बहुत करीब से देखा। कुछ देशों को तो बहुत करीब से मैंने देखा है। जहाँ तक प्रश्न अपनी भाषा को लेकर के विश्व में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो अद्भुत हैं। मैं आपको इंडोनेशिया की बात बताना चाहूँगा। बाली के एयरपोर्ट पे जब हम लोग उतरे, उनको पता था कि हिंदी सम्मेलन के लिए लोग आए हैं, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन का स्टाफ था उसने हमसे एक भी शब्द बालिश में या अंग्रेजी में नहीं कहा।
उसने पहले हमारा अभिवादन किया, जी। उसने ना नमस्ते किया ना प्रणाम किया। उन लोगों ने हमें कहा ओम स्वस्ति अस्तु। तो हम बड़े चकित हुए कि ये जी। कौन सी भाषा है और ये इतने संस्कृत निष्ठ कैसे हो गए। उसके बाद उन लोगों ने कहा, जैसे ही हम इमिग्रेशन से बाहर निकले, उन लोगों ने हमारा अभिवादन किया ओम नमः शिवाय बोलकर। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने एक महिला से पूछा कि आप इस तरह संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कैसे कर पाती हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, संस्कार नहीं। क्या बात है। तो ये बिल्कुल आशीष जी, हिंदी साहित्य के बारे में जहाँ आज सुनने को मिल रहा है कि अंग्रेजी का वर्चस्व है, वहाँ आप हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को कि विश्व में हर देश में आप इसका परचम लहरा रहे हैं। इसके लिए बधाई, और कोशिश करेंगे कि आने वाली हमारी पीढ़ी भी हिंदी को, हिंदी संस्कार को बचा कर रखे और सुरक्षित रखे। हमारे स्टूडियो में आए आप और हिंदी साहित्य के बारे में इतनी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।